नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। आज हम वरिष्ठ साहित्यकार संगीता सेठी जी के निवास पर हैं। आज उनसे बातचीत करने आए हैं। संगीता सेठी जी प्रशासनिक अधिकारी हैं भारतीय जीवन बीमा निगम में। आपकी अब तक 15 पुस्तकें आ चुकी हैं और उड़िया, मलयालम और उर्दू में अनुदित भी हैं। एक अंग्रेजी में अनुवाद भी है बच्चों की पुस्तक का। संगीता सेठी जी मैनेजमेंट गुरु अरिंदम चौधरी की जो पुस्तक है द संडे इंडियन पत्रिका जो सर्वे हुआ था उसमें विश्व की 111 महिला हिंदी लेखिकाओं में आपका नाम शामिल है। तो इस तरह की जो उपलब्धियां हैं, आप गद्य और पद्य में लिखती हैं और आप कई महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व कृतित्व पर भी समय समय पर उनसे मिलती हैं और उनका जीवन परिचय जानती हैं, उनका यात्रा वृत्तांत जानती हैं। जैसे घर जाती हैं, जैसे चित्रा मुद्गल जी की हमने एक पुस्तक जब उनकी आई थी नाला सोपारा, तो आप नाला सोपारा स्वयं गई थी। तो चित्रा जी ने इस बात पर बहुत खुशी जाहिर की थी कि वाकई पाठक और प्रशंसक एक इतनी वरिष्ठ लेखिका स्वयं उस जगह जा रही है जिस जगह के नाम से वो पुस्तक इनकी उपन्यास था। तो नमस्कार संगीता जी, बधाई हो, आपकी 15 पुस्तकें आ गई हैं और आपके बारे में डिजिटल मीडिया में खूब पढ़ने में आता है। तो आपकी ये जो 15 पुस्तकें आ गई हैं, इसकी जो साहित्यिक यात्रा है उसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। नमस्ते केशव जी और नमस्ते सभी श्रोताओं को। आपने मेरे बारे में बताया कि मेरी साहित्यिक यात्रा जैसा हर एक साहित्यकार का होता है कि बचपन में उसको थोड़ा पहले पढ़ने का शौक़ होता है और पढ़ते पढ़ते उसको जब ये लगने लगता है कि क्या कभी मैं ऐसा लिख पाऊँगा, या कभी वो प्रभावित होता है बहुत बड़े लेखकों से। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा लिखते लिखते और मेरा नाम के आगे साहित्यकार लग जाएगा। मैं बचपन में बहुत पढ़ती थी। जब किताबें आती थी पहले ही दिन पाठ्यक्रम की, तो सबसे पहले हिंदी की किताबों को उठा के पढ़ना या अंग्रेजी की किताबों को उठा के पढ़ना और उनकी कहानियों को पढ़कर उनके मर्म को समझना और उनमें मगन रहना, इस तरह की मेरी प्रवृत्ति थी। तो पढ़ते पढ़ते मैं कब लिखने लग गई मुझे भी खुद मालूम नहीं। हाँ, घर में मेरी माँ कुछ कुछ चिट्ठियाँ लिखती थी और उन वो चिट्ठियों को मैंने कभी कविताओं में पिरोया, कभी गद्य में पिरोया, और वो मेरी स्कूल की एक मैगज़ीन में छपी वो कविता माँ के लिखे हुए गद्य को पद्य में ढालकर, वो शायद मेरे को लगता है कि मेरा पहला मील का पत्थर था साहित्य यात्रा में। हर लेखक और कवि की एक इच्छा होती है कि पाठ्यक्रम में उसकी रचनाएं आएँ। आपकी एक कहानी सम्मिलित है 5वीं के पाठ्यक्रम में, वो कौन सी कहानी या कविता है? हाँ, वो मुझे भी ऐसा लगता था जब हम भी पाठ्यक्रम में किसी की कहानी या कविता पढ़ते थे, तो मैं सोचती थी कि ये कौन लोग हैं जिनकी हम कहानी कविता पढ़ रहे हैं और क्या मेरी ऐसी आ जाएगी। मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी। लेकिन हाँ, एक कहानी मैंने अभी डिजिटल युग पर लिखी, जब डिजिटल युग एकदम से शुरू हुआ और ईमेल क्या होता है, ईमेल से फ़ोटो कैसे भेजे जाते हैं, फ़ोटो कैसे निकलते हैं, तो इस पर एक आसपास के लोगों पे एक मैंने रचना लिखी और वो रचना नंदन में छपी। और नंदन में छपने के कुछ महीनों के बाद मेरे पास उस नंदन के थ्रू एक पत्र आया और वो पत्र था आंध्र प्रदेश के किसी स्कूल के प्रिंसिपल का। और उन्होंने कहा कि ये कहानी पढ़ते पढ़ते मैं और मेरी पत्नी इतना ज़ोर ज़ोर से हंसे और हंसते हंसते हमको एकदम से लगा कि ये हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। तो वो सहमति उन्होंने मांगी मुझसे, तो सहमति तो देना एकदम वाजिब था। मैंने बोला बिल्कुल सहर्ष, आप लीजिए। और वो जब उसको प्रोसेस में आने में 2 साल लगे और उस 2 साल में जो उन्होंने मेरी कहानी पर प्रश्न बनाए, मेरी कहानी पे मुहावरे, उसमें पर्यायवाची ढूंढे, उसके चित्रों को देखकर डिस्कशंस बच्चों से मांगे, तो मुझे खुद को हैरानी हुई कि क्या ये कहानी मैंने ही लिखी थी। क्या वो कहानी थी दादी सा अब ईमेल पर। अच्छा, वाह वाह वाह। अच्छा, लेखक कवि फिर वो बात आएगी कि अच्छा लिखते हैं, बहुत प्रसिद्धि मिलती है उनको, लेकिन वक्ता के रूप में ज़रूरी नहीं कि एक लेखक अच्छा हो और वो वक्ता भी अच्छा हो। आप साथ ही साथ वक्ता भी हैं और बच्चों के लिए कार्यशाला भी लगाती हैं। तो बच्चों के मन में जो कविता का भाव है, लेखन का भाव किस तरह का होता है? आपने उनको वक्तव्य देते
किस तरह से पढ़ाया, बताया और उनके विचार, उनकी अभिव्यक्ति लेखन के प्रति कैसी होती है? बिल्कुल, मैं भी ऐसा मानती हूँ कि एक लेखक अगर अच्छा वक्ता होता है तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। मैंने बहुत से लेखक देखे हैं जिनका लिखना बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो बच्चों से संवाद नहीं कर पाते या बच्चों से बातचीत अच्छी नहीं कर पाते हैं। तो मैं अपने आप से सोचती हूँ कि हाँ, भगवान ने मुझे ये गिफ्ट दिया कि मैं संवाद अच्छा कर लेती हूँ और बच्चों के बीच जाकर मुझे अच्छा लगता है, उछलना कूदना अच्छा लगता है, बच्चों जैसी नटखट बातें करके उनसे संवाद लेना अच्छा लगता है। तो बच्चों का लेखक होना, मैं समझती हूँ एक लेखक को या एक साहित्यकार को बच्चों का लेखक होना बहुत ज़रूरी है। हम लिखते पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आ गए, लेकिन जो मेरी भावी पीढ़ी बढ़ रही है, जो अब समाज की तरफ और आगे बढ़ रही है, या जिसके कंधों पर देश का भार है, अगर उसको हम साहित्य नहीं पढ़ाएंगे, उस पर हम इमोशनल चीज़ें नहीं रोपेंगे, तो बच्चा कैसे व्यक्तित्व का विकास होगा। तो ये ज़रूरी है कि हम बच्चों से संवाद करें, बच्चों की भाषा में संवाद करें। बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चों के क्या भाव हैं, हम उस अपने एज में चले जाएं, उस उम्र में चले जाएं जब हम बच्चे थे और हम ऐसा सोचते थे। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत सार्थक लेखक होगा जो बच्चों के लिए लिखता है। क्या बात। अगर हम ये पूछें कि संगीता सेठी किस लेखक परंपरा या साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं ऐसे किसी वाद में नहीं पढ़ती हूँ। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे वाद हैं, प्रगतिशील लेखक संघ और वामा लेखक संघ और स्त्री विमर्श और दलित विमर्श। मैं ऐसे विमर्शों में नहीं पढ़ती। मैं जो सोचती हूँ मैं वो लिखती हूँ। आपका लेखन किस तरह का, क्या प्रेरणा देता है, क्या संदेश देता है? मेरा लेखक एक बहुत ही बच्चों को या हमारे समाज को एक बहुत अच्छी सोच वाला, जिससे समाज एक सुदृढ़ हो, जिससे रिश्ते सुदृढ़ हो, जिसमें भावनात्मक बातें आए, जो देश के लिए कुछ कर सके, कुछ समाज के लिए कुछ कर सके, कोई विमर्श ना हो उसमें। बस वैसा लेखन चाहती हूँ मैं, जिससे कि मेरा समाज मुझे देखकर लगे कि हाँ, ये मेरा समाज है, बहुत सुंदर समाज है, एक सुंदर समाज की कल्पना करती हूँ और मैं वैसा ही लेखन में ढालने की कोशिश करती हूँ, एक बहुत सुंदर समाज। क्या बात। ये विश्व की जो 111 महिलाओं में आपका नाम है, वो कौन सी कविता थी, कहानी थी, या किस आधार पर आपको क्या देखकर चुना? जी, मैं भी नहीं ऐसा सोच पाती थी कि मेरा नाम विश्व की 111 लेखिकाओं में आएगा। उन दिनों में डिजिटल युग नया नया आया था और इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा मैं नहीं लिखती थी, पर मैं कोशिश कर रही थी लिखने की। तब हिंद युग्म करके एक साइट थी, उस पर सब हम लिखा करते थे और शैलेश भारतवासी ने एक बहुत मुहिम चलाई जिसमें यूनिकोड के तहत हम हिंदी में, वो एक इंजीनियर तरह के लेखक हैं और उन्होंने ही मेरा नाम रिकमेंड किया जब अरिंदम चौधरी ने द संडे इंडियन मैगज़ीन जो 14 भाषाओं में छपती है, उससे उन्होंने नाम इनवाइट किए थे और मेरा नाम उन्होंने भेजा। और तब शैलेश भारतवासी ने कहा कि मैं तुम्हारा नाम भेज रहा हूँ, तुमसे वहाँ से कोई अगर इंक्वायरी आएगी तो आप उसको बताना। और वहाँ से कुछ इंक्वायरी आई कि आप पूरे देश की कितनी मैगज़ीन्स में छपे या कौन सी टॉप की 10 मैगज़ीन थी, आपकी कितनी किताबें आ गई, वो सब मैंने उनको डॉक्यूमेंटेशन उनके सामने प्रस्तुत किया और कुछ समय बाद वो पत्रिका आई तो मेरा उसमें 111 लेखिकाओं में नाम शामिल था। फिर मेरी उनसे बातचीत भी हुई तो उन्होंने कहा कि हमने ये देखा कि कितनी किताबें आ गई। तो मुझे खुद को हैरानी हुई कि मुझसे जो बहुत ज़्यादा चर्चित लेखिकाएं थी उनका नाम नहीं था क्योंकि उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। आज डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज़रूरत है, उनकी बहुत सारी किताबें नहीं थी। जैसे मैं ये बात 2011-12 की है, उस वक्त तक मेरी 10 किताबें आ चुकी थी, पद्य में थी, गद्य में थी। तो ये सब चीज़ें क्या आज लेखक होना और साथ में उसको डॉक्यूमेंटेशन करना, ये एक बहुत ज़रूरी बातचीत हो गई है। भाषा और समाज, इनमें आपकी नज़र में या आपकी लेखनी में कुछ बदलाव हो रहा है या आपकी लेखनी में कुछ नए शब्द, नयापन क्या है? हाँ, देखिए, भाषा कोई भी हो और समाज कोई भी हो, साहित्य एक ही है, भावनाएं एक ही हैं,
कहानियों की बातें एक ही हैं, कविताओं की बातें एक ही हैं। जैसे मैं अभी हिंदी भाषी क्षेत्र से यहाँ मराठी भाषी क्षेत्र में आई, तो मुझे लगा कि यहाँ भी वही भावनाएं, उसी तरह से साहित्य रचा जा रहा है, लेकिन भाषा मराठी है। इसी तरह से आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आप चाहे ग्लोबल देख लो, वहाँ अंग्रेजी भाषा का वो है। तो भाषा कोई भी हो, समाज हमारा एक है, हमारी भावनाएं एक हैं, तो भाषा आड़े नहीं आती है कभी भी। हाँ, अभी अनुवाद की कमी है, तो जैसे अनुवाद होना चाहिए एक किसी क्षेत्रीय भाषा का, जो ग्लोबल भाषाएं हैं, चाहे वो अंग्रेजी है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो चाइनीज़ है, तो उनमें अनुवाद हो तो हम जो लेखक हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, और मैं समझती हूँ कि हमारा जो समाज है, वैश्विक समाज, वो सुदृढ़ होगा। आपकी जो 15 पुस्तकें आई हैं उसमें कविता संग्रह, कहानी संग्रह, यात्रा वृतांत, आलोचना, क्या क्या है जो थोड़ा सा बताएं। हाँ, मेरी पहली पुस्तक तो मैंने अपने पापा पर लिखी थी डायरी विधा में। वो उनका रिटायरमेंट था, तो मेरा मन था कि मैं अपने पापा से बहुत प्रभावित थी, तो मैं डायरी में उनकी बातें लिखा करती थी, तो वो डायरी के रूप में पहली किताब वो आई। उसके बाद मेरे 2 काव्य संग्रह आए, काव्य संग्रह के बीच में एक कथा संग्रह आया, और इस तरह से मेरे 3 कथा संग्रह, 2 काव्य संग्रह, और यात्राएं खूब करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरे पैरों में चक्र है, और मैं बहुत यात्राएं करती हूँ। तो फिर मेरी एक जर्मनी यात्रा, मैं जर्मनी गई थी, तो उस पर मैंने एक पुस्तक लिखी थी, क्योंकि मुझे वहाँ जाने से पहले ही मेरे बच्चों ने और मेरे आसपास के जो मेरे मित्र लोग थे, उन्होंने कहा, अरे इतनी कहानियाँ लिखती हो, अब जर्मनी जा रही हो तो किताब होनी चाहिए। तो मेरे मन में वो था, और मैंने वो किताब लिखी। अभी जैसे एक अमेरिका गई, तो अमेरिका पर यात्रा वृतांत आने को है, अंडर प्रेस है वो, तो इस तरह से यात्रा वृतांत है। और बच्चों की तो मैं बहुत लिखती हूँ, तो मेरी 5-6 किताबें अभी बच्चों की है। फिर जब मैं यहाँ आई, यहाँ पर मुंबई में जब मैं आई, तो मुझे लगा कि बच्चे अंग्रेजी को ज़्यादा पढ़ते हैं, तो मैंने उसका, अपनी कहानियों का अंग्रेजी अनुवाद कराया, जो अभी हाल ही में मैंने आबिद सुरती जी से उसका लोकार्पण करवाया है। फोटो दिखा था मैंने जी। ये अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वहाँ भी आपके वक्तव्य होते हैं जी। तो किस तरह की बातें, किस तरह के विचार रखती हैं आप, जो आने वाली लड़कियों को आपसे प्रेरणा मिले, उनको लेखन के प्रति और विश्वास बढ़े कि हाँ, एक लेखक भी जीवन में बहुत नाम कमा सकता है, दाम कमा सकता है। बिल्कुल, महिलाओं को और आने वाली युवा लड़कियों की पीढ़ी को मैं कुछ ये कहना चाहूँगी कि आज के युग में रिश्तों का बहुत महत्व है। जो रिश्ते पीछे छूट गए हैं, उनको पकड़ के रखना चाहिए। और लड़कियों को एक बात और कहना चाहूँगी कि हमें कोई पुरुषों से कोई मुकाबला नहीं करना है। कोई जैसे स्त्री विमर्श में ज़्यादातर हम उनके बराबर हैं, हम बराबर तो हैं ही, हमारा इंसानियत वो है, लेकिन जो हमारे स्त्रियोचित गुण हैं वो वैसे ही रहने चाहिए। अगर मैं स्त्रियोचित गुण वाली नहीं हूँ, तो मैं पुरुष के बराबरी में क्या बराबरी कर रही हूँ? मैं अपने स्त्री वाले गुण को कायम रखे हुए हूँ, पुरुष अपने पुरुष वाले गुणों को कायम रखा, तभी तो सृष्टि चल रही है। अगर ये इस सृष्टि में सभी पुरुष हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, और सभी स्त्रियाँ हो जाएंगी तो कैसे काम चलेगा? दोनों मिलकर, दोनों, जहाँ स्त्री की ज़रूरत है वहाँ पुरुष काम नहीं कर सकता, जहाँ पुरुष की ज़रूरत है वहाँ स्त्री काम, तो दोनों एक समानांतर सोच के साथ चलें। हाँ, हम एक दूसरे का पूरक बन के, मेरा ये कहना है कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि हम एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं। और जहाँ तक लेखन की बात है, तो लेखन एक बहुत ही शक्तिशाली विधा है, जिससे आप अपने आप को समाज में प्रस्तुत कर सकते हैं, या आप अपने जीवन में बहुत होल्ड के साथ चल सकते हैं। आपकी पहली पुस्तक आई थी, उसमें आपका लेखन, सोच, समझ, और उसके बाद जो पुस्तकें आती गई, तो क्या और उसका प्रभाव बढ़ता गया या उसका और असर ज़्यादा होता गया? वो सुधारने की ज़रूरत थी या उस पर चल रहे थे? नहीं, बिल्कुल केशव जी, देखो, जो पहली पुस्तक होती है उसमें बहुत सी कमियां रह जाती हैं, निश्चित रूप से। कि वो पुस्तक आज से 20 साल पहले आई, 20 साल पहले मैं क्या थी, सोचने का, समझने का, देखने की दृष्टि सब बदली। बिल्कुल बदला। कौन सी पुस्तक में बदली, चौथी, पांचवी या दूसरी? मेरा जो पहला संग्रह आया, पहला कथा संग्रह आया,
और दूसरा कथा संग्रह आया, उसमें ही बहुत फर्क आ गया कहानियों में, है ना। जो क्या किरदारों को लेकर था? बिल्कुल बिल्कुल, वो किरदारों को लेकर था। तो पहले किरदार में कुछ हम बचपना वाली बातें करते हैं, फिर धीरे धीरे मेरे किरदार मैच्योर होते चले गए। पहले हम स्वांत सुखाए लिखते थे, फिर हमको वैश्विक सुखाए लिखना पड़ा। फिर मैं सोचने लगी कि नहीं, मेरे को समाज को देखते हुए लिखना है, मेरे को अपने में ही नहीं रहना है। तो बिल्कुल बिल्कुल मैच्योर होता चला, परिपक्वता आती है विचारों में भी, और लेखन के विषयों में भी, और लेखन के शब्दों में भी, और इवन यहाँ तक कि वाक्यों में भी। मैं खुद देखती हूँ कि मेरी पहली कहानी में और मेरी आज जो मैंने अभी ताज़ा कहानी लिखी, उसके जो सूत्र हैं वो किस तरह से हैं और किरदार किस तरह से, बिल्कुल निश्चित है ये। लेखक जब पुस्तक लिखता है, उपन्यास लिखता है, तो वो उस किरदारों में ढल जाता है। आप कितना ढली? बिल्कुल ढलती हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा ढलती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं पात्रों के साथ जी रही हूँ, उठ बैठ रही हूँ, और कभी कभी हम अपने आसपास से किरदार उठाते हैं, और कभी कभी तो मैं बिल्कुल ऐसा का ऐसा किरदार उठा लेती हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे इस किरदार को जाकर बताना चाहिए कि मैंने तुझ पर कहानी लिखी। तो ये प्रयोग सफल होगा या नहीं, मैं पहले थोड़ा डरी। और ये चीज़ मैंने अमृता प्रीतम जी की मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन रही हूँ, और मैंने उनकी बहुत कहानियाँ पढ़ी। तो मैंने ये बात कहीं पढ़ी थी कि अमृता प्रीतम जी भी अपने पात्रों को जाकर कहानी सुनाती थी। तो मैंने भी ये प्रयोग किया, और मैं अपने पात्रों के पास गई और मैंने कहा आप बैठिए और ये पहले सुनो। तो सुनते ही कहा ये तो मैं हूँ, अरे आपने, और रोने लगे और आंसू बहने लगे, आपने तो हमको नायक बना दिया, आपने तो हमें बिल्कुल नायिका बना दिया। और उसके बाद मेरी वो चर्चा इर्द गिर्द इतनी हुई कि बहुत लोग मेरे पास अब भी आते हैं कि मुझ पर कहानी लिखी है। मेरी एक जो काम करने वाली सहायक है घर में, वो तो मुझे हमेशा कहती है संगीता मुझ पे कहानी लिखो। मेरी एक सहेली है, उसने तो मुझे कहकर कहानी लिखवाई, संगीता कहानी लिखनी है, और संगीता इसको किसी अच्छी पत्रिका में छपवानी है, मैं समाज में कुछ संदेश देना चाहती हूँ। उस तरह की बात थी वो। तो मुझे अच्छा लगता है। बहुत से पात्र, एक पात्र तो मुझे अंबिकापुर में मिले, वो ड्राइवर थे और हमको कहीं दूर घुमाने ले गए, और वो क्या है मुसलमान थे, लेकिन वो हमको शिव मंदिर में ले गए, और शिव मंदिर में उसने किस तरह से पूजा की हमारे साथ, तो वो मेरे लिए बहुत चौंकाने वाली बात थी। फिर अगली घुमाई में जब हम उनके साथ भ्रमण में गए, तो मैंने कहा वसीम मैंने तुम पर एक कहानी लिखी थी, क्या सुनोगे? और वो जो मैंने गुफाओं में बैठकर उसको कहानी सुनाई, उसके आंसू टप टप बह रहे थे, और उसने मुझसे, वो पत्रिका में छपी थी मेरी सहेली में, वो कहानी मेरी प्रथम भी आई, विजेता कहानियों में रही, और उसने मुझसे वो ले ली कि आंटी ये कहानी मुझे दे दो, मैं अपनी माँ को सुनाऊंगा। तो वो इस तरह के जो अनुभव हैं वो मेरे बहुत ही मंत्रमुग्ध मुझे भी कर जाते हैं कि अरे मैं पात्रों के साथ किस तरह से जीती हूँ। अच्छा, कई लेखक लिखते लिखते किरदार में इतना डूब जाते हैं कि जब पूरी इनकी उपन्यास पूरा हो जाता है, कई महीनों तक उस किरदार से वापस निकल नहीं पाते। आपके साथ कुछ ऐसी कोई घटना? हाँ, कभी होता है। अभी जैसे मैं एक उपन्यास लिख रही हूँ, और उपन्यास लिखते लिखते बीच में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि हम पेन और कलम के साथ नहीं बैठ पाते हैं, या रात में समय नहीं निकाल पाते हैं, या कुछ अभी ऑफिस में कुछ बहुत काम रहते हैं तो हम नहीं निकाल पाते। लेकिन बावजूद इसके दिन में मैं चल रही हूँ तो मुझे लगता है मेरा पात्र अब ऐसा कर रहा है, मेरा पात्र ऐसा कर रहा है ना, या मेरा पात्र मेरे साथ साथ चल रहा है, या मैं कोई काम कर रही हूँ तो मुझे लगता है ये मेरा ही पात्र कर रहा है और मुझे इसको कलमबद्ध करना है। वो कलमबद्ध मैं कब करूँगी, चाहे मैं अभी करूँ चाहे मैं हफ्ते बाद करूँ। और मैं समझती हूँ कि कभी कभी बहुत ज़्यादा देर बाद कलमबद्ध करना कभी कभी फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि वो विचार पक जाते हैं। मैं सोचती हूँ इस पात्र को कुछ और कर लेने दो अभी, तब मैं और लिखूँगी, ऐसा। अच्छा, आपने एक पुस्तक का अनुवाद भी किया है। लेखन, कविता, कहानी ठीक है, उसके बाद जो अनुवादक बनना बहुत बड़ी चुनौती होती है, बहुत बड़ा काम होता है। अनुवादक हर कोई बन नहीं सकता है, क्योंकि अनुवाद करना मतलब वापस उसमें पूरी तरह से शोध करना, रिसर्च करना, और जो असली कृति है उसके साथ न्याय होना चाहिए। तो आपका अनुवाद का अनुभव कैसा रहा? नहीं, मैंने नहीं अनुवाद किया। आपने वो लिखा है ना एक पुस्तक का अनुवाद?
अच्छा। यहाँ कट करना पड़ेगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो तो चालू रहेगा, कटवट नहीं। और कुछ बताइए आप। मैंने अनुवाद नहीं किया, मेरी की चीज़ों का अनुवाद हुआ है। हुआ, हाँ, अच्छा। जैसे मेरा मलयालम में अनुवाद हुआ है और कन्नड़ में अनुवाद हुआ है। बहुत से लोगों ने मेरे को, अभी जैसे मैं मुंबई आई तो एक हमारे यहाँ पर मैगज़ीन आती है कन्नड़ की, तो मुझे तो कन्नड़ समझ नहीं आती वो, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में हूँ, तो वहाँ विज्ञापन उस किताब में होगा। तो मेरी बॉस आई मेरे पास, वो कन्नड़ पढ़ सकती हैं, तो कहती संगीता तुम्हारा नाम संगीता सेठी है? मैंने कहा हाँ। तुम्हारी कोई कहानी है कल्याण? मैंने कहा हाँ, कि ये देखो ये कन्नड़ में अनुवाद हुई है, देखो यही है ना? मैंने कहा हाँ। तो इस तरह से मेरा अनुवाद होता है। जब आपने देखा तो अनुदित सही हुई वो, आपको कहीं उसमें लगा कि? देखो अब मैं कन्नड़ तो मैं नहीं समझ पाती, पढ़ी नहीं आपने? मैं बिल्कुल, वो मेरे लिए तो बिल्कुल ही काला अक्षर भैंस बराबर था कि मैं क्या उसको पढ़ूंगी। तो इन दिनों जो समाज में घटनाएं हो रही हैं, साहित्य में जो उतार चढ़ाव आ रहा है, उसके बारे में आप कुछ? हाँ, कभी कभी चिंता का विषय हो जाता है कि हमारा समाज में जो बातें आ रही हैं वही साहित्य में आ रही हैं और साहित्य दूषित हो रहा है। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि साहित्य दूषित हो रहा है, कभी कभी लगता है समाज दूषित हो रहा है। कभी मेरी इस बात पे चर्चा भी होती है, मैं मेरे पति से भी बात करती हूँ कि देखो ये क्या लिखा है, ये ऐसा नहीं लिखना चाहिए। तो फिर वो बोलते हैं जो समाज में दिख रहा है वही तो लिखा है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हम समाज को देखकर लिख रहे हैं या हमारे लिखे को देखकर समाज ऐसा बदल रहा है। तो मेरा ये लेखकों से थोड़ा सा निवेदन है कि भले ही समाज कुछ दूषित हो रहा है तो हमको कलमबद्ध करते हुए थोड़ा सा ये ख्याल रखें कि उन दूषित बातों को अच्छी तरफ मोड़ देते हुए लेकर आएँ, ताकि समाज अच्छा सा निकल के आए। क्योंकि कहा जाता है ना कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। जी। आज की युवा पीढ़ी लिखती बाद में पहले मार्केटिंग करती है, जैसे कई बड़े बड़े पुरस्कार होते हैं ना, प्रतिष्ठित पुरस्कार, बिल्कुल। तो वो पहले ये करती है कि मार्केटिंग पहले कर लेती है, बाद में लिखती है। हमारे वरिष्ठ जो साहित्यकार उन्होंने खूब लिखा और उस समय कोई पुरस्कार की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब शायद उनकी लेखनी धीमी हो जाती है या उसका असर कम होता है, उस समय उनको याद आता है यार कि ये पुरस्कार नहीं मिला, ये पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी होती है, उस समय कोशिश भी करने से नहीं होता है। आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या लेखक लेखन के साथ अगर ये अपनी मार्केटिंग करता है तो वैसा करना चाहिए ना, जरूरी है? हाँ, मुझे भी लगता है कि लोग पुरस्कार की तरफ कुछ ज़्यादा ही भागते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब आप निरंतर लिखते रहेंगे तो ज़रूर आपके लिखे को गौर करेगा, ज़रूर आपके ऊपर वो एक पाठक अगर पढ़ ले तो उससे बड़ा पुरस्कार ही क्या है। तो पुरस्कार की दौड़ अच्छी बात नहीं है। हाँ, लिखते रहिए, आपको पुरस्कार मिल रहा है, अच्छी बात है। अभी जैसे पिछले दिनों मुझे गंगानगर में पुरस्कार मिला, माता वागेश्वरी पुरस्कार। मैं उसके बारे में ना तो जानती थी, ना मैंने कभी वहाँ पर कभी कोई अपनी प्रविष्टि भेजी, लेकिन एक दिन जब मुझे फ़ोन आया कि हमने आपको पुरस्कार के लिए चुना है, तो मुझे अच्छा लगा कि अरे मैंने तो कोई कभी उनको बात ही नहीं करी, ना मैं इस संस्था से ज़्यादा जुड़ी हूँ, ना मैंने इस संस्था में अपनी कोई प्रविष्टि भेजी। तो पुरस्कारों का भी इस तरह से होना चाहिए कि आप जो आयोजक हैं उनको ये देखना चाहिए कि हाँ, पूरे विश्व में या पूरे समाज में या पूरे देश में कौन कैसा लिख रहा है और वो उसमें से अपने आप से अनुशंसा करें। और आज का युवा पब्लिश होने के पहले डिजिटल पे उसकी पुस्तक आ जाती है। आपकी भी पुस्तक इस तरह से मार्केटिंग होती है, प्रमोशन होता है इस तरह? नहीं, मेरे पुस्तकें प्रकाशक ही करते हैं, मार्केटिंग मैंने कभी नहीं की। हाँ, कुछ पुस्तकें हैं जो अमेज़ॉन पे या हैं और उनका जैसे मातृभारती पर भी है मेरी, और प्रतिलिपि पर कुछ रचनाएं हैं, और ये तुम कब आओगे जो कथा संग्रह है वो भी उपलब्ध है, PDF उपलब्ध है उसका, और स्पंदन की कहानियों का PDF उपलब्ध है। कुछ ऐसी कहानियाँ उपन्यास हैं जिस पर फिल्मों के बारे में कभी सोचा जा सकता है? हाँ, कुछ मेरे से हमारे एक हैं सज्जन जो लेखक हैं,
और उन्होंने मेरे से किताब ली है, देखो उस पर क्या होता है, कुछ सीरीज़ बनाने की बात चल रही थी। वेब सीरीज। और मेरी एक मेरी कहानी आउटलुक में छपी थी, 2 औरतें, और उसको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के किसी सदस्य ने पढ़ा, और उन्होंने जिस तरह से मुझे बताया कि मैं यात्रा कर रहा था और मैंने किताब पढ़ी, और उस पर उन्होंने एक नाटक तैयार किया, और वो नाटक बहुत जगह हुआ है, उसका मंचन इवन हैदराबाद में, कोलकाता में, दिल्ली में और बेगूसराय में और बिहार के बहुत सारे शहरों में हुआ है, और वो मुझे जब जब क्लिपिंग भेजते हैं, जब जब उसका मंचन होता है। आपने विश्व के कई देशों में गई हैं, तो आपका यात्रा वृतांत आ भी रहा है। तो जो हिंदी की आप लेखिका हैं, तो हिंदी की जो विकास यात्रा विदेशों में जब आप गई, तो उस तरह की गोष्ठियाँ, उस तरह से लोगों से मिलना जुलना, हिंदी की क्या स्थिति? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ जब मैं जर्मनी गई और हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी में मेरा ठहराव था। मेरी बेटी के साथ गई थी मैं, लेकिन मेरे को अपना ढूंढना था कि यहाँ पर, मेरी एक जुनून था कि मैं यहाँ पर देखूँ कि इस विश्वविद्यालय में क्या हिंदी पढ़ाई जाती है, क्योंकि मुझे इतना तो ज्ञान था कि हाँ 80 देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है। और वहाँ पर मैं एक हन्ने लारे लफ्ज़ के हिंदी की प्रोफेसर है, उनसे मिलने का मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ और वह मैंने उनसे बातचीत करी। आप मानेंगे नहीं, इतना आनंद आया मुझे। उनके जो कमरा था उसमें चारों तरफ रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद और हिंदी के तमाम चित्र लगे हुए थे। एक लगान फिल्म का चित्र लगा हुआ था। और मैंने उनसे ये पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे एक सेशन में 40 बच्चे रहते हैं जिनको मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, और वो मेरे से बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात कर रही थी। एक जर्मन महिला मेरे से हिंदी में बात कर रही है। तो मेरा उनसे एक सवाल था कि आपने जर्मनी में रहते हुए हिंदी विषय को क्यों चुना, हिंदी भाषा को क्यों चुना? तो उन्होंने बोला, वो बात बात में से मुझे नाम लेके बोलती थी, संगीता, अगर मुझे क्या है, एशिया को जानना था, मुझे भारत को जानना था, मुझे भारत की संस्कृति को जानना था, मुझे भारत की सभ्यता को जानना था, और भारत की सभ्यता को जानने के लिए मुझे हिंदी को पढ़ना था। मैं हिंदी के बिना ये सब नहीं जान सकती। तो आज मैं हिंदी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। और उन्होंने मुझे निर्मल वर्मा और गीतांजलि श्री और इनकी तमाम, उनकी जो उन्होंने जर्मन में अनुदित की किताबें वो मुझे दिखाई और पूरी लाइब्रेरी दिखाई। वो मेरा बहुत सुंदर अनुभव था। चलिए, धन्यवाद और शुभकामनाएं आपकी आने वाली पुस्तक के लिए कि वो भी बहुत लोकप्रिय है। धन्यवाद केशव जी।